मेहनत मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मेहनत करने से डरते हैं। वो जहां भी काम करते हैं यही सोचते हैं कि जितना हमको सैलरी मिल रहा है उतना ही काम करके देना है, उससे ज़्यादा करके नहीं देना है। और यहीं पे वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जहां भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जितना भी आपको सैलरी मिल रहा है उसका डबल करके दीजिए, मेहनत डबल काम करके दीजिए। उसके बाद देखिए कि आपका कितना अच्छा ग्रोथ होता है और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाता है। मेहनत करने वाले को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है, उनको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए मेहनत कीजिए। थैंक यू। ये कहानी है नंबर के ऊपर। एक बार की बात है, क्लास के पहले दिन ही नंबर 9 जो है वो नंबर 8 को थप्पड़ से मार देता है। नंबर 8 जो है वो नंबर 9 से पूछता है कि भाई मेरी गलती क्या थी जो तू मुझे मार दिए। तब नंबर 9 नंबर 8 को जवाब देता है कि मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए मैं तुमको मार सकता हूं। और इतना सुनते ही पूरे क्लास में थप्पड़ की बौछारें शुरू हो गई। सब एक दूसरे को मारने लगे। नंबर 8 ने नंबर 7 को, नंबर 7 ने नंबर 6 को, नंबर 6 ने नंबर 5 को, नंबर 5 ने नंबर 4 को, नंबर 4 ने नंबर 3 को, नंबर 3 ने नंबर 2 को और नंबर 2 ने नंबर 1 को मारा। अब जीरो बेचारा समझ गया, अब मेरी बारी है, अब मुझे ही थप्पड़ पड़ने वाला है। और वो डर के एक कोने में जाके बैठ गया। तभी नंबर 1 का नजर पड़ता है जीरो पे और बोलता है भाई डर मत, मैं तुमको नहीं मारूंगा। और इतना बोलने के बाद वो नंबर 0 के बगल में जाके बैठ जाता है और वो क्या बन जाता है 10। तब 0 नंबर 1 से पूछता है भाई एक बात बताओ, जहां सब एक दूसरे को मार रहे हैं, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, वहीं पे तुम तो मुझे ही बड़ा बना दिए। तब नंबर 1 जवाब देता है भाई बड़ा वो नहीं होता जो अपने आप को बड़ा समझता है, बड़ा वो होता है जो अपने साथ रहने वाले को भी बड़ा बना दे। बड़ा अपने ताकत की वजह से नहीं होता है, बड़ा होता है अपने सोच की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से। क्या समझे? कभी अपने आप को बड़े होने का घमंड मत दिखाइए। अपने साथ रहने वाले कौवा, एक कौवा अपने जिंदगी में बहुत खुश था। एक दिन वो जंगल में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते एक पेड़ की डाली पे जाके बैठ जाता है। तभी उसका नजर एक हंस पे पड़ता है और हंस को देख के वो सोचने लगता है कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा रंग इसका सफेद है और मैं कितना बदसूरत हूं और मेरा रंग कितना खराब काला रंग है। उसको सब लोग प्यार कर रहे हैं, खड़े होके देख रहे हैं और मुझे लोग देखते ही भगा देते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। और ये सब सोच सोच के वो कौवा रोने लगता है। उसी पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे रहते हैं। उनका नजर उस कौवा पे पड़ता है और उस कौवा को वो अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? फिर कौवा अपनी सारी बात बताता है और बाबा से बोलता है बाबा आपके पास तो बहुत शक्ति है और मैं अपनी जिंदगी को लेके बहुत परेशान हूं, आप मुझे हंस क्यों नहीं बना देते? मैं हंस के जैसा मस्त जिंदगी जीना चाहता हूं। बाबा बोलते हैं ठीक है, हंस तो मैं तुमको बना दूंगा, लेकिन जाओ एक बार हंस से मिल के आओ। कौवा उड़ते उड़ते हंस के पास जाता है और बोलता है हंस भाई क्या मस्त जिंदगी है तेरा, कितने खुश हो तुम अपने जिंदगी में। हंस उदास होके बोलता है ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, सफेद रंग, और उसके बाद लोग पकड़ के मुझे एक छोटे से तालाब में लाके डाल देते हैं, इसको तुम जिंदगी बोलते हो?
जिंदगी तो मोर का है, क्या मस्त जिंदगी है, कितना खुश रहता है वो अपने जिंदगी में। वो कौवा फिर से उड़ते उड़ते बाबा के पास आता है और बोलता है, बाबा बाबा मुझे मोर बना दो। बाबा बोलते हैं, ठीक है, मोर तो मैं तुमको बना दूंगा, जाओ एक बार मोर से भी मिल के आओ। कौवा उड़ते उड़ते मोर के पास जाता है और बोलता है, मोर भाई क्या मस्त जिंदगी है तेरा, कितने तुम अपने जिंदगी में खुश हो। तुम्हारा नृत्य देखने के लिए लोग आते हैं, तुम्हारा खूबसूरती देखने के लिए आते हैं, तुम कितने खूबसूरत हो। मोर रोने लगता है और बोलता है कि इसको तुम जिंदगी बोलते हो? मेरे पंख को लोग नोच नोच के इसको बाजार में बेचते हैं और तुम सोच भी नहीं सकते हो कि जब मेरे पंख को नोचते हैं तो मुझे कितना दर्द होता है, मुझे कितना लोग परेशान करते हैं। मेरा जिंदगी भी कोई जिंदगी है? जिंदगी तो तोता का है, मस्त जिंदगी है। कौवा फिर से उड़ते उड़ते बाबा के पास आता है और बोलता है, बाबा मुझे तोता बना दो। बाबा बोलते, ठीक है, जाओ तोता से भी एक बार मिल के आओ। कौवा उड़ते उड़ते तोता से मिलने के लिए जाता है। कुछ देर खोजने के बाद उसका नजर तोता पे पड़ता है। तोता के पास जाके बोलता है, तोता भाई क्या मस्त जिंदगी है तेरा, तुम कितने खुश हो अपनी जिंदगी में। तोता उदास होकर बोलता है, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है हरा रंग? मैं सामने में पेड़ पे बैठा रहता हूं डाली पे, लेकिन फिर भी लोगों को नजर नहीं आता हूं और मुझे लोग पकड़ के ले जाते हैं और एक छोटे से पिंजरे में डाल देते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि वहां पे मैं कैसे अपनी जिंदगी को जीता हूं। मेरा जिंदगी भी कोई जिंदगी है? जिंदगी तो तेरा है, मस्त जिंदगी है। तुमको कोई अब पकड़ के अपने घर में नहीं रख सकता है, पिंजरा में बंद नहीं कर सकता है, कोई शिकारी शिकार नहीं कर सकता है, तेरे को कोई मार के खा नहीं सकता है। तुम अपने मर्जी से जिंदगी जी सकते हो, अपने मर्जी से रह सकते हो, घूम सकते हो। जिंदगी तो तेरा मस्त है। और कौवा को एहसास हो जाता है अपनी गलती का। उड़ते उड़ते कौवा फिर से बाबा के पास आता है और बोलता है, बाबा मुझे गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दो। मैं जो हूं बहुत अच्छा हूं और मैं वही रहना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं बनना। क्या समझे इस कहानी से? आप कभी किसी से तुलना मत कीजिए। आप जो हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत अलग आपको भगवान बना के भेजे हैं। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है और जो आप कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए अपने जिंदगी का तुलना किसी और से मत कीजिए। थैंक यू। एक लड़की थी, वो अपने लाइफ को लेके बहुत परेशान रहती थी क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी वो अपने लाइफ में सफल नहीं हो पा रही थी। जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती थी हमेशा उसका उल्टा हो जाता था। वो पहले से और ज्यादा मुश्किल में फंस जाती थी। वो पहले से ज्यादा अब अपने लाइफ को लेके परेशान रहने लगी। वो न किसी से बात करती थी, न किसी से मिलना चाहती थी, न कहीं जाना चाहती थी। वो लाइफ को जीना ही नहीं चाहती थी, पूरी तरह से अपने लाइफ को खत्म करना चाहती थी। एक दिन उसकी माँ से उसका ये हाल देखा नहीं गया और उसकी माँ अपनी बेटी को किचन में बुलाती है। किचन में बुलाने के बाद गैस ऑन करके एक पे आलू, एक पे अंडा और एक पे कॉफी उबलने के लिए डालती है। 15 मिनट उबलने के बाद गैस को बंद कर देती है। उसकी बेटी को और तेज गुस्सा आता है और बोलती है ये क्या है। उसकी बाद उसकी माँ उसको पास बुलाती है और सबसे पहले आलू छिल के दिखाती है। आलू जो पहले से हार्ड था वो मुश्किल आते ही पूरी तरह से टूट गया, सॉफ्ट होके टूट गया। उसके बाद उसकी माँ अंडा छील के दिखाती है। अंडा जो पहले से अंदर से सॉफ्ट था अब वो मुश्किल आने पे हार्ड हो चुका था। उसके बाद उसकी माँ उसको कॉफी पीने के लिए देती है
और कॉफी पीते ही उसके फेस पे स्माइल आ जाता है। फिर उसकी माँ बताती है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि मुश्किल आने पे तुम कैसे मुश्किल का सामना करते हो। आलू के जैसे टूट के बिखरना चाहते हो, या अंडा के जैसे डट के सामना करते हो, या कॉफी के जैसे ना कि डट का सामना करते हो बल्कि पहले से अपने लाइफ को और बेहतर बना के निकलते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लाइफ है तो मुश्किल आएगा ही आएगा। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम उस मुश्किल का सामना कैसे करते हो। टूट के बिखर जाते हो या डट के सामना करते हो, या पहले से और अपने लाइफ को बेहतर बना के निकलते हो। थैंक यू। एक आदमी अपने आप से परेशान हो चुका था। एक दिन वो मुनि से मिलने जाता है और उनसे जाके अपनी सारी परेशानी बताता है। मुनि उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर रख देते हैं और बोलते हैं, जाओ इस पत्थर का कीमत पता करके आओ। वो आदमी सोच में पड़ जाता है और परेशान भी रहता है, लेकिन मुनि बोलते हैं इसलिए वो पत्थर लेके वहां से निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक सब्जी का दुकान दिखता है और वो सब्जी वाले के दुकान में जाता है और उस पत्थर का कीमत पूछता है। सब्जी वाला उस पत्थर का कीमत 10 रुपया लगाता है। उसके बाद वो आदमी वहां से निकल के आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक फल का दुकान दिखता है। फल वाले के पास जाके उस पत्थर का कीमत पूछता है तो फल वाला उसका कीमत 50 रुपया लगाता है। वो आदमी उस दुकान से भी बाहर निकल के आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद उसको एक मछली का दुकान दिखता है और मछली वाले के पास जाके वो उस पत्थर का कीमत पूछता है। मछली वाला उस पत्थर का कीमत 100 रुपया लगाता है। वो आदमी फिर से दुकान से बाहर निकल के आगे बढ़ने लगता है। तब उसको एक गिफ्ट का दुकान दिखता है और वो गिफ्ट के दुकान में जाके उस पत्थर का कीमत पूछता है। गिफ्ट वाला उस पत्थर का कीमत 500 रुपया लगाता है। उसके बाद वो आदमी और आगे बढ़ने लगता है। तब उसको एक सोनार का दुकान दिखता है और सोनार जैसे ही पत्थर हाथ में लेता है तो वो समझ जाता है कि ये पत्थर अनमोल है और वो आदमी उस पत्थर का कीमत 10,000 रुपया लगाता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसको तो पता है नहीं ये पत्थर के बारे में, इसलिए 10,000 रुपया दे देता हूँ। लेकिन वो आदमी पत्थर नहीं देता है। तब सोनार जो है उस पत्थर का कीमत 1,00,000 रुपया लगाता है। बोलता है 1,00,000 रुपया दूंगा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। लेकिन वो आदमी तब भी देने से मना कर देता है और उसके दुकान से बाहर निकलने लगता है। तब सोनार आके उसको रोक लेता है और बोलता है कि तुम इस पत्थर को मुझे दे दो और इसके बदले में जो कीमत तुम बोलोगे वो कीमत देने के लिए मैं तैयार हूं। वो आदमी बहुत खुश हो जाता है कि मुंह मांगी कीमत मिल रहा है मुझे, और सोचता है कि इस पत्थर को बेच देते हैं। तभी उसको याद आता है कि मुनि बोलते हैं कि बेचना नहीं है, सिर्फ इसका कीमत पता करके आना है। और वो आदमी पत्थर बेचने से मना कर देता है और वहां से मुनि के पास वापस आता है और आके सारी बातें बताता है। तब उसको मुनि बोलते हैं कि कुछ समझ में आया तुमको अब कि मैं क्या समझाना चाह रहा था इस पत्थर को देके? उसी पत्थर को तुम लेके सब्जी वाले के पास गए तो उसका कीमत 10 रुपया लगाया। उसी पत्थर को लेके फल वाले के पास गए तो उसका कीमत 50 रुपया लगाया। उसी पत्थर को लेके मछली वाले के पास गए तो 100 रुपया लगाया, और उसी पत्थर को गिफ्ट वाले के पास लेके गए तो वो 500 रुपया लगाया। लेकिन उसी पत्थर को जब तुम सोनार के पास लेके गए तो उसका कीमत वो तुमको मुंह मांगी देने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसका वैल्यू समझता था। वो जानता था कि ये पत्थर कितना अनमोल है। जो उस पत्थर का वैल्यू नहीं समझा उसका सही कीमत नहीं लगाया, लेकिन जो उसका वैल्यू समझ गया वो मुंह मांगी देने के लिए तैयार हो गया। तुम उसी तरह हो, अनमोल हो। तुम्हारा कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है। तुम्हारा वैल्यू वही समझ सकता है जो तुमको जानता है, जो तुमको समझता है। गलत इंसान के पास जाओगे तो वो तुम्हारा कीमत नहीं समझेगा। इसलिए अपना कीमत को पहचानो और तब तक
वो आदमी को समझ में आ चुका था अपना गलती, और वो अपने घर आके खुशी से रहने लगा और जिंदगी में आगे बढ़ने लगा। इसी तरह से आप भी अपनी कीमत को पहचानिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। एक गांव में वहां के लोग अपने गांव के लिए नया मंदिर बनवाए थे, और उस मंदिर में स्थापित करने के लिए भगवान की नई मूर्ति चाहिए थी। उसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो मूर्ति बनाने का काम करता था। गांव वाले मूर्ति बनाने का काम उस मूर्तिकार को दे देते हैं। मूर्तिकार पत्थर ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, और बहुत देर ढूंढने के बाद उसको 2 बड़ा सा पत्थर मिलता है, और उसको उठा के वो अपने घर ले आता है। एक पत्थर को उठा के मूर्ति बनाने का काम शुरू करता है, लेकिन जैसे ही छेनी हथौड़ी का वार उस पत्थर पे करता है तो पत्थर से आवाज आती है, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रही है। मूर्तिकार हैरान हो जाता है, लेकिन उसको मूर्ति बनाने का काम मिला था, किसी भी हाल में मूर्ति बना के देना था। मूर्तिकार फिर से छेनी हथौड़ी का वार शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में वो पत्थर टूट जाते हैं, और मूर्तिकार उस पत्थर को उठा के बाहर फेंक देता है। उसके बाद दूसरा पत्थर उठा के मूर्ति बनाने का काम फिर से शुरू करता है। बहुत देर छेनी हथौड़ी के वार करने के बाद भी उस पत्थर से कोई आवाज नहीं आती, तो मूर्तिकार फिर से हैरान हो जाता है और उस पत्थर से पूछता है कि एक बात बताओ, मैं इतने देर से छेनी हथौड़ी का वार कर रहा हूँ, तुमको चोट पहुंचा रहा हूँ, लेकिन तुम एक बार भी नहीं चिल्लाए, क्या तुमको दर्द नहीं हो रही है? तब पत्थर से आवाज आती है, दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन तुम जो मुझे बनाना चाहते हो वो बनाओ, मैं दर्द सह लूंगी। और मूर्तिकार फिर से मूर्ति का आकार देने के लिए छेनी हथौड़ी का वार शुरू कर देता है, और कुछ ही दिन में भगवान की बहुत खूबसूरत सी मूर्ति बनके तैयार हो जाती है। और गांव वाले भगवान की मूर्ति लेने के लिए मूर्तिकार के पास आते हैं। तभी उनको याद आता है कि एक पत्थर और चाहिए नारियल फोड़ने के लिए, और ये बात वो मूर्तिकार को बताते हैं। तब उसको याद आता है कि जो बाहर फेंका हुआ पत्थर है वो उसके किसी काम का नहीं है, और वो पत्थर उठा के वो मूर्तिकार जो है वो गांव वाले को दे देता है। गांव वाले भगवान की मूर्ति को ले जाते हैं और मंदिर में स्थापित करते हैं, और पत्थर को बाहर रख देते हैं नारियल फोड़ने के लिए। अब हर रोज लोग आते थे, मंदिर में जाके भगवान की पूजा करते थे, आरती दिखाते थे, और बाहर निकलने के बाद उस पत्थर पे नारियल फोड़ते थे। एक रात पत्थर और मूर्ति में बात हो रही थी। पत्थर मूर्ति से बोलती है कि तुम कितनी खुश हो, हर रोज लोग आते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, और बाहर निकलने के बाद मेरे ऊपर नारियल फोड़ते हैं। तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितनी दर्द हो रही है और कितना चोट पहुंचा रहे हैं लोग। तब मूर्ति से आवाज आती है कि उस दिन जब मूर्तिकार जो है वो तुमको मूर्ति का आकार देने के लिए छेनी हथौड़ी का वार किया, तो तुम उस वार को सह नहीं पाए और न उस दर्द को सह पाए, और मैं उस दर्द को सही, इसलिए आज मेरे जगह पे तुम है और तुम्हारे जगह पे मैं हूं, नहीं तो आज वहां मैं होती, लेकिन मैं उस दर्द को सही, इसलिए आज मैं मंदिर में हूं और लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरे सामने आके हाथ जोड़ते हैं और तुम्हारे पास जाके नारियल फोड़ते हैं, तुमको डेली चोट पहुंचा रहे हैं। क्या समझे इस कहानी से? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आज कुर्बान करके कल का निर्माण करना चाहते हैं, या आज निर्माण करके कल को कुर्बान करना चाहते हैं। थैंक यू। एक दिन एक आदमी पार्क घूमने जाता है, और घूमते घूमते उसके हाथ से घड़ी खुल के कहीं गिर जाती है, और वो आदमी परेशान हो जाता है, क्योंकि उस घड़ी से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी रहती है। वो घड़ी उसके पापा की दी हुई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, और उस घड़ी को वो हमेशा अपने पास रखता था।
कभी खुद से अलग नहीं करता था। वो उस घड़ी को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद भी उसको वो घड़ी नहीं मिली और थक के वो बैठ जाता है। तभी उसी पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे और उसकी नज़र उस बच्चे पे पड़ी और वो बच्चे के पास जाता है और बोलता है कि आप लोग भी मेरा हेल्प करो घड़ी खोजने में। इसको उदास देख के बच्चे रेडी हो जाते हैं और सारे मिलके घड़ी को खोजने लगते हैं। बहुत खोजने के बाद भी घड़ी नहीं मिलती। शाम हो गया था, पूरा पार्क खाली था। ये लोग भी जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उसमें से एक बच्चा बोलता है, आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं एक बार फिर से खोज के आता हूँ। और वो बच्चा दौड़ के चला जाता है घड़ी खोजने के लिए। कुछ देर बाद जब वो बच्चा वापस आता है तो उसके हाथ में घड़ी रहता है और वो उस घड़ी को उस आदमी को वापस दे देता है और वो आदमी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ हैरान भी, क्योंकि इतनी देर से खोजने के बाद भी उसको वो घड़ी नहीं मिली। तब वो आदमी पूछता है उस बच्चे से कि जब हम सब मिलके भी खोजे तो घड़ी नहीं मिली, तुमको कैसे मिली? तब वो बच्चा बोलता है कि जहां आप घूम रहे थे वहीं पे जाके मैं शांति से बैठ गया। पूरा पार्क खाली था इसलिए खामोशी था और उस खामोशी में मैं उस घड़ी के आवाज को सुनने लगा और एक दिशा से घड़ी की आवाज जब मुझे सुनाई दी तो मैं उसी दिशा में खोजने लगा और खोजते खोजते मुझे घड़ी वो मिल गई। अपने दिमाग को कुछ देर के लिए हर रोज शांति जरूर दें कि वो किस तरह आपको उस दिशा में ले जाएगी जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। थैंक यू। जब भी मैं परेशान होती हूँ तो ये कोट हमेशा सुनती हूँ और आज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तुझसे लिपटी बेड़िया, जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझ न इसको वस्त्र तू, समझ न इसको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल के बना ले इसको शस्त्र तू, बना ले इसको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद के खोज में निकल, किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर, जला के भस्म कर, जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मसाल है, तू क्रोध की मसाल है। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है? तू चल, तेरी वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। थैंक यू। दो दोस्त एक ही साथ एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं। उसमें से एक जो है वो बहुत मेहनती था और अपने मेहनत और लगन के वजह से वो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में सफल हो जाता है, और दूसरा जो है वो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वही के वही रह जाता है। जो अपनी जिंदगी में सफल होता है वो अपने लिए एक नया घर खरीदता है, क्योंकि घर खरीदना हर आदमी का सपना होता है, और अपने घर पे पार्टी रखता है तो सभी दोस्तों को बुलाता है। उसमें से उसका वो दोस्त भी रहता है
लेकिन वो इसके घर पे नहीं आता है। दूसरे दिन उसके गेट पर कोई आके बेल बजाता है और जब ये खोलने के लिए जाता है तो देखता है कि इसका वही दोस्त है। ये बहुत खुश हो जाता है और अंदर आने के लिए बोलता है, लेकिन इसका जो दोस्त है वो अंदर नहीं आता है और पीठ पे एक कचरा से भरा हुआ बोरा लिए हुए रहता है और उसको खोल के इसके हॉल में फेंक देता है। उसके बाद वो बिना कुछ बोले हुए चला जाता है। दोस्त था इसलिए, और कचरा को वैसे छोड़ भी नहीं सकता था, ये पूरे कचरा को सफाई करता है। दूसरे दिन फिर से उसका वो दोस्त आता है और बेल बजाता है और जैसा ही ये खोलता है फिर से गंदगी से भरा हुआ, कचरा से भरा हुआ पूरा बोरा लेके फिर से फैला देता है। दूसरे दिन फिर से इसका वही दोस्त आता है और फिर से कचरा भर के लेके आता है और इसके हॉल में फेंक देता है और बिना कुछ बोले हुए वहां से चला जाता है। दोस्त रहता है इसलिए फिर से ये कचरा सफाई करता है। तीसरे दिन फिर से इसका दोस्त आता है और उससे भी ज्यादा गंदगी भरा हुआ उस बोरा में कचरा को लेके आता है और इसके हॉल में फेंक देता है। हॉल पूरा बदबू देने लगता है। ये अपने दोस्त को समझाता है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। हम मेहनत किए इसलिए सफल हुए, तो आज अपने लिए घर खरीदे। तुम भी चाहो तो मेहनत करके अपने लिए सब कुछ कर सकते हो जो तुम अपने जिंदगी में पाना चाहते हो, लेकिन तुम मेहनत करना नहीं चाह रहे हो। इसके बाद भी जो इसका दोस्त रहता है इसका एक बात को नहीं समझता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। वो उस घर में रहता था इसलिए गंदगी छोड़ भी नहीं सकता था। पूरा गंदगी को फिर से वो सफाई करता है, पूरे कचरा को उठा के वो घर के बाहर फेंक देता है सफाई करके। चौथे दिन फिर से उसका वो दोस्त आता है और बेल बजाता है। क्या लगता है आपको, चौथे दिन वो गेट को खोलेगा? नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आज भी वो गंदगी फैलाने के लिए ही आया है, इसलिए वो गेट नहीं खोलता है। क्या समझे? आपकी जिंदगी में भी अगर कोई बार बार आके कचरा फैला रहा है, बार बार आपके दिमाग में गंदगी को डाल रहा है, तो उसके लिए आप अपने दिमाग के दरवाजे को बंद कर लीजिए। क्योंकि घर का कचरा तो सफाई हो सकता है, लेकिन दिमाग का कचरा सफाई करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हर साल रावण का अंत होता है, लेकिन हमारे सामने जो रावण है, हमारे अंदर जो रावण है, हम उसका अंत नहीं कर पाते हैं और वो रावण हमारे जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देता है और हम उस डर से नहीं निकल पाते हैं। मुझे भी इस डर से निकलने में 22 साल लग गया। आज आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आपके सामने हूं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें अपने सामने के रावण को, अपने अंदर के रावण को खुद ही अंत करना पड़ेगा। हमारा साथ देने कोई नहीं आएगा जब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे। हमारे अंदर इतना डर भर दिया जाता है कि हम इतना डर जाते हैं कि अपने आप ही को नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए खड़े होइए, अपने आप को पहचानिए और अपने सामने के रावण का अंत कीजिए, अपने अंदर के रावण का अंत कीजिए। क्योंकि जब तक आप नहीं अंत कीजिएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हर रोज हर लड़की के साथ इसी तरह से किया जाएगा और उसका धीरे धीरे जिंदगी इसी तरह से नर्क बनाया जाएगा। इसलिए आज के दिन कसम खाइए कि किसी भी रावण को अपने सामने जिंदा नहीं रहने दीजिएगा, उसका अंत करिएगा। और उसका अंत एक ही तरीके से हो सकता है, अपने अंदर के डर को खत्म करके। जब तक आप डरते रहिएगा आप रावण का अंत नहीं कर सकते हैं। उसका अंत तभी होगा जब अपने डर को बाहर निकालिएगा, जब अपने डर को बाहर निकालिएगा। ये गरम मसाला बनाने का विधि है। 100 ग्राम का तैयार होगा गरम मसाला। जो दालचीनी 80 ग्राम लेना है। एक 2 ग्राम फालतू रहेगा तो चलेगा। और 3 ग्राम सहजीरा डालेंगे अपने अंदाज से, मतलब तौल ले 3 ग्राम। और 4 पीस
बड़ी इलायची डालें और फिर 1 पीस जाफर डालें और स्टार फूल 1 पीस डालें। फिर 12 पीस छोटी इलायची डालें और 3 ग्राम अपने अंदाज से लौंग डालें। उसके बाद 1 जावित्री डालें जो अब 100 ग्राम का तैयार होगा। और 3 ग्राम घाटा 99 ग्राम हो गया। तो दालचीनी डाल दें। ये तैयार हो गया है 100 ग्राम का गरम मसाला। आपको पता है मैं ना एक सिंपल सी लड़की हूँ, न किसी से कम न जमाने से ज़्यादा। हंसना हंसाना जानती हूँ, छोटी छोटी बातों पे रोना जानती हूँ। वैसे तो चुप सी रहती हूँ, पर कोई अपना सा लगे तो उससे बहुत बोलती हूँ, बहुत बात करती हूँ। दुनियादारी के मामले में थोड़ी कच्ची हूँ, पर हरकतों में आज भी बच्ची हूँ। कोई प्यार से 2 बातें कर ले तो उसके बहकावे में आ जाती हूँ। शायद इसलिए मैं अक्सर धोखा खा जाती हूँ। एक छोटे से गांव में एक बिजनेसमैन बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाना चाहता है। वो वहां तक पहुंच जाता है जहां से उसको एक तरफ बड़ी सी नदी दिखती है और दूसरे तरफ वो गांव। उस गांव तक पहुंचने का 2 ही ऑप्शन उसके पास होता है। पहला, सड़क के रास्ते घूम के 8 घंटे में वो उस गांव तक पहुंचे, और दूसरा, नदी के रास्ते 40 मिनट पे नाव पे बैठ के वो उस गांव तक पहुंचे। और वो टाइम बचाने के लिए नाव से जाने का फैसला करता है। नाव बहुत छोटा रहता है, इसलिए उसमें 2 ही आदमी रहता है। पहला वो नाव वाला और दूसरा वो बिजनेसमैन। कुछ दूर जाने के बाद वो बिजनेसमैन नाव वाले से बोलता है कि तुमको पता है तुम्हारे नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाला मुस्कुरा के बहुत भोलेपन से बोलता है, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। तो बिजनेसमैन हंसने लगता है और बोलता है, तुमको नहीं पता मैं कौन हूँ? तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो? हर दूसरे दिन मेरा न्यूज़पेपर में फोटो छपते रहता है। अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। बहुत छोटा था तो पिताजी गुजर गए, तब से घर का ध्यान रखने के लिए बचपन से ही मुझे काम करना पड़ा, तो स्कूल छूट गया, मैं कभी स्कूल नहीं गया। इस पर बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अरे तुम कभी स्कूल नहीं गए, तुमको पढ़ना लिखना नहीं आता है, ऐसे जिंदगी का क्या फायदा? और ये सुन के नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। कुछ दूर जाने के बाद फिर से बिजनेसमैन नाव वाले को बोलता है कि ये सामने जो बहुत बड़ा जमीन देख रहे हो, उसी में मैं अपना बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलने वाला हूँ, जहां मिनरल्स वाटर बनेगा, और वहां तुम्हारे गांव में वो नहीं बिकेगा, शहर में जाके बिकता है। तो उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। तो नाव वाला फिर से बोलता है, क्या बोले साहब, समझ में नहीं आया। तो बिजनेसमैन इरिटेट होके बोलता है, अरे मैं पानी का बोतल यहाँ बनाऊंगा जो कि तुम्हारे गांव में नहीं बिकेगा, लेकिन शहर में बहुत ज्यादा बिकता है। तुम शहर गए होगे तो देखे होगे कि हर दुकान पे पानी का बोतल रखा रहता है। फिर से नाव वाला बोलता है, अरे साहब, मैं कहाँ गांव से कभी बाहर गया जो मैं देखूं शहर को, मैं शहर नहीं देखा हूं कभी। इस पर फिर से बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम कभी गांव से बाहर नहीं गए, तुम शहर नहीं देखे, ऐसे जिंदगी का क्या फायदा? और ये बात सुनकर नाव वाला सोचने लगा, क्या सच में मेरे जिंदगी का कोई फायदा नहीं है? सच में मेरा जिंदगी बेकार है? और ये सोचते सोचते उसका ध्यान नाव से भटक गया और बड़ा सा पत्थर से जाके टकरा गया।
पत्थर से टकराने की वजह से नाव में धीरे धीरे पानी भरने लगा। पानी बहुत गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ में आ गया कि अब नाव को बचाना मुश्किल है। नाव से छलांग लगाने वाला ही था, तभी वो बिजनेसमैन से पूछता है, अरे साहब, आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन घबरा कर बोलता है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। तब नाव वाला बोलता है, अरे साहब, आपको तैरना नहीं आता, ऐसे जिंदगी का क्या फायदा? तब तक बिजनेसमैन को अपने गलती का एहसास हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है और वो हाथ जोड़ के नाव वाले से बोलता है कि तुम जो चाहो मैं वो दूंगा, लेकिन मेरा जिंदगी बचा लो। तब नाव वाला मुस्कुरा के बोलता है, अरे साहब, आप डरो मत, मुझे तैरना आता है और मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं, डूबने वाले को जान भी बचाने आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो और मैं आपको बचा लूंगा। और इस तरह से नाव वाला अपने जिंदगी के साथ साथ उस बिजनेसमैन का भी जिंदगी बचा लेता है। क्या समझे इस कहानी से? हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न अपने से कम किसी को समझना चाहिए। थैंक यू। हमको रेट साइड में है, जो कंपनी बना के देगी आपको रेट आप बैठ जाएगा। कंपनी में जो प्रोडक्ट आएगा ना वो लिख के लेगा। रैक करता है तो अलग से आप एक रैक बनवा कर देंगे। कंपनी ने ऑर्डर की है। जैसे ऊपर से नीचे तक का डिस्प्ले जो पूरा आता है वो आप अलग से बनवा के देंगे। हाँ, ये चीज का रेट है, क्राउडेड टाइप का रखना है। कुछ प्रतीक है इसका आपके पास? अच्छा, तो उसका नाम है, मैं समझ गई, नाम लेना है। ठीक है, हमारे देखते हैं, ज़्यादा तो रुकना पड़ेगा ना। इसके लिए पूरा जगह ही लेना पड़ेगा, फिर सारा प्रोडक्ट आपको उसी पे रहेगा। हाँ, उसमें क्या आता है, मेडिकेट के अलावा क्या आता है? वो सब चीज़ के लिए तो उसका तो प्रोडक्ट ऐसी है आपका चीज़ें इसलिए बना हुआ है कि आपको पास पता चलता है। कंपनी ऑर्डर की है तो यहाँ पर रह कर साइड हमको ले लेना है। हम लोग उसको बनाकर आपको लाएंगे तो वहाँ पर डिस्प्ले आपको हो जाएगा, लग जाएगा, फिर आपका प्रोडक्ट आएगा उसमें आप देखो। कभी नाप ले लेते हैं अगर आप इसी साइज का खोलेंगे ना वो हाँ उसी का साइज हमको आप देख लीजिएगा पूरा
करेंगे वहाँ पे साइड में आप लेंगे उसको 1.4 उसको निकाल देना फिर पारा है तो उसी टाइप का बना के हम देंगे ना कि इसका आप ले लीजिए इसी का सेम। हाँ सेम इसी का ले लीजिए साइड। तो ये हट जाएगा बाहर वो मैं हटा दूँगी, ये अलग से अटैच की हुई है, ये अलग से है ना। हाँ ये अलग से है। ठीक है बनाइए इसको, ठीक है नाप ले लीजिए। अजय एक काम करवा दिए, पूरा लाइन को तुम अपने क्लियर करो और इसको सही करके मुझे दो, और एक बार स्टोर रूम में देख के बताओ कि क्या क्या सामान अपने पास है नहीं है। अगर लिस्ट बनने वाला है तो हमें दिखाओ कितना कितना अपने पास अवेलेबल है, तो कितना अवेलेबल है। अगर काम चल जाएगा सैटरडे तो फिर संडे मंडे को ऑर्डर करेंगे, इससे लोगों को करना पड़ेगा। पूरा कॉस्मेटिक का कॉस्मेटिक का सारा सही कर लो, क्योंकि आज फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे फिर हमारा सेल का दिन रहेगा तो हो जाएगा। इसको जो बोले हैं सारा को निकाल के और इसको इसी में पीछे वहाँ पे एक रैक होता है ना, डाल दो डालो सामने से दोस्तों लाइफ में अगर खुश रहना है तो किसका इंतजार कर रहे हो? अभी से ही खुश रहना शुरू कर दो। पारस डांस नहीं करता, पारस वीडियो बना रही है, तुम डांस करते बोला नहीं करते चल जो हम बनाओ वीडियो साथ कोई साथ में
पहाड़ी मान ले दिया हमके पहाड़ी बोली देखावे आवाज कहाँ गया? अरे आवाज करेंगे तो अच्छा करने लगाएंगे तो भोजपुरी लगा के रखा है। जहाँ पर करेंगे भोजपुरी हटाएंगे तब लोग भोजपुरी लगा के रखा है। अरे हमसे कम आते रहते कुछ बोलो अब उससे आवाज कम पानी दे लगेगा थोड़ा। अरे ये नहीं है काटे बहुत चार्ज नहीं है। चार जाए मेरा सब एक साथ नाचो तुम भी ना चलो देख रही हो खाली हम कैमरा में फोकस कर रहे पहले आइडिया कुछ आप कर लीजिए तुम जाओ। तुम रीना दी बहुत अच्छा नाचती है हम देखे नहीं तुम अच्छा नाचते हो ना। हाँ हम देखे तुम जाओ ना आने तो मनी बना बोला फिर ये पूजा बंद है गाड़ी बोल मोमोस वाला मोमोस। अच्छा ले लो केक हम भाई केक नहीं खाया बोला केक नहीं खाया जल्दी करना। ये कोल्ड ड्रिंक निकाल के दिया। अच्छा पर इसका सुनो सब मिल के मस्ती कर लो फिर बंद कर देंगे। नहीं मैं ठीक हूँ प्रशांत। अरे मैं ठीक हूँ। ए जल्दी सब करो ना। जल्दी है अरे मैं ठीक कहाँ हम बजा के लीजिए अरे नाचने के लिए तो ना सोच रहे बालों के नीचे चोटी। अरे नॉर्मल अच्छा जाओ ना तुम रीना दी तू क्यों नहीं कर रही है बेचारी देख रही है। सागा लिपस्टिक लिया हाँ लिपस्टिक लीजिए ये थोड़ा सा लगा लो। अरे यार सब यार गाना में खा गए क्या बना दिया चाहिए
चलो निकल भाई तो गिला बताओ अच्छा सॉरी अच्छा अच्छा अब बजाइए गाना बजाइए हमसे क्या शर्माना शर्माने के आइए ना सामने अरे अमर जी ये पर शाम को भेजेगा वीडियो अरे पहले वीडियो तो बना आइए आइए शर्माने में हम शर्माते नहीं किसी चाहिए ये गाड़ी जांच कीजिए आवाज दे पर मस्जिद हमारे दे देता हूँ चार्ज कर पहले लगा जल्दी जल्दी चल मैं भी सबके बात हमारे डीजे में हाथ से आग्रह है कि कैसे तो लेकर आए बंद कर दो भाई मोबाइल मोबाइल पारस को दो ना मोबाइल भाई बैठ कर हमर के रे बैठो बैठो
बढ़िया लगता है। चुनरिया ले लो, यह बजाबो। भक्ति समुदा भक्ति समुदा चुनरिया ले ले ताना कर टुनटुन यादव के कारण कट्टर चलाए बोलाओ अपना यार यार बहुत लगा। आवाज नहीं दे रहा यार। चलो बंद करो मोबाइल लीजिए। बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होके बोला कि हमारे यहाँ पानी का बोतलें बनेगा जो तुम्हारे गांव में नहीं बिकेगी लेकिन शहर में बहुत ज्यादा बिकेगी। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा चाहेंगे तुमको। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और ये रोग जिसको एक बार लग जाता है उसको बर्बाद करके ही छोड़ता है। इसलिए लोगों का परवाह मत कीजिए और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाइए। थैंक यू। इंसान तब समझदार नहीं बनता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि समझदार तब बनता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। थैंक यू। काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। थैंक यू। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर गया, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर गया। थैंक यू। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर गया, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर गया। थैंक यू। मेहनत मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सफल होने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी के इस भीड़ में जो खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। थैंक यू।